हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। और सेमेस्टर 5 का ही नहीं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, तो आज के बाद दो वीडियो हर एक सेमेस्टर पर आएगा, ठीक है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 तीनों सेमेस्टर के लिए एक दिन में दो वीडियो आएगा, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। बाकी फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी थोड़ा सा मैं कमेंट वालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। टाइम भी बहुत ज़्यादा कम मिल पा रहा है, बट जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा मैं हर एक वीडियो बनाते चलूँगा, ठीक है। तो आज का ये मेरा टॉपिक है उदारवाद की परिभाषा दें, हम इसके सिद्धांत का वर्णन करें। इससे रिलेटेड सेमेस्टर 5 का पॉलिटिकल साइंस स्कोर 11 का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो उसे जाकर के देख लो। और ये शायद मेरा इसके बाद एक या दो वीडियो आएगा और 11 कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर MCQ क्वेश्चन भी कुछ करवा दूंगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, उदारवाद की परिभाषा देना और इसका सिद्धांत के बारे में बताना है कि उदारवाद का क्या सिद्धांत है, ठीक है। तो पहला इसका परिभाषा जानते हैं, उसके बाद इसका सिद्धांत जानेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको पूरा वीडियो देखना है और आपको एग्जाम में जाकर के इसको उतार देना है, बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए, उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत या स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित। मतलब उदारवाद का अर्थ होता है स्वतंत्र व्यक्ति। आप लोग एक चीज़ समझ जाए, ठीक है। उदारवाद का अर्थ होता है स्वतंत्र व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है मतलब वो उदारवाद है, ठीक है। तो उदारवाद का क्या अर्थ था? स्वतंत्र व्यक्ति या तो फिर स्वतंत्रता से संबंधित, ठीक है। चलिए, उदारवाद लैटिन शब्द लिबर से हुई है, अतः लिबरल विशेषण ऐसे व्यक्तियों या ऐसे सिद्धांतों के साथ लगाया जाता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। मतलब जो उदारवाद है वह लैटिन शब्द लिबर से हुआ है और लिबरल विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है और ऐसे व्यक्तियों के साथ लगाया जाता है जो व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जो स्वतंत्रता का साथ देता है, उन्हीं के साथ लिबरल लगाया जाता था पहले, ठीक है। वो बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जितना पॉइंट मैंने लिखा उतना पॉइंट आपको दिमाग में घुस ही जाए, ठीक है। जितना भी कुछ आपको समझ में आ रहा है आप लोग एग्जाम में लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और हाँ, अभी आप लोग का एग्जाम जितने भी तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, उससे पहले आप लोग क्या करें, कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। कॉपी में लिखने से प्रैक्टिस बढ़ेगा, फिर आपको जितना भी 3 घंटा समय मिलता है, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम पे आप लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आपको लगेगा कि टाइम बहुत कम मिला, ठीक है। तो लिखने का प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। अलग अलग विचारकों ने उदारवाद का अलग अलग परिभाषाएं दी है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो रहा है कि जब बोला गया था कि उदारवाद का परिभाषा देना है, तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, ठीक है। जितने भी सारे अलग अलग विचारक थे उनका उदारवाद का अलग अलग परिभाषा दिया है, जो कि नीचे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। लॉस्की के अनुसार, लॉस्की ने क्या कहा उदारवाद के बारे में? तो लॉस्की के अनुसार उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह की ही मात्र नहीं है, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत है। देखिए, लॉस्की ने कहा कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह ही एक मात्र नहीं है, बल्कि इसके अलावा दिमाग में रहने वाली एक आदत है। यानी कि लॉस्की का कहना था कि जो उदारवाद है ना, वो दिमाग में रहने वाली एक क्या है, एक आदत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं, सारटोरी के अनुसार। सारटोरी ने क्या कहा कि उदारवाद व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है। देखिए, सारटोरी के अनुसार से इसने ये कहा कि जो उदारवाद है ना, वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जितने पॉइंट मैं समझा रहा हूँ बार बार आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाता है। जितना भी कुछ समझ में आता है आप लिखने का प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं आपको हर एक बार ये बात को बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है लर्नर के अनुसार। लर्नर ने क्या कहा? इस युग का सबसे अधिक विवाद शब्द कहा है। मतलब विवाद शब्द, देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विवाद शब्द मतलब होता है जिसमें से विवाद किया जाता है, बहस किया जाता है। तो लर्नर ने कहा कि इस युग का जो ये है ना उदारवाद, वो सबसे ज़्यादा विवाद करने वाला चीज़ है, जिस पर लोग बहस करते हैं, वो है ये उदारवाद, ठीक है ना। बहस करने वाला चीज़ है उदारवाद, ये कहता था लर्नर, ठीक है। उसका देख सकते हैं यहाँ पे हैंकर का अनुसार। हैंकर क्या कहते हैं, ठीक है। हैकर ने क्या कहता है कि उदारवाद एक ऐसी सामान्य धारणा है कि इसकी सटीक परिभाषा देने वाला कोई बहादुर व्यक्ति ही होगा। यह व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण है, व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में एक विचार है। देखिए, हैकर के अनुसार से कहा कि उदारवाद एक ऐसी सामान्य धारणा है ना कि इसका सटीक परिभाषा देना मुश्किल है
और जो इनका सटीक परिभाषा दे दे वो बहादुर ही व्यक्ति होगा जो इसका परिभाषा दे दे। क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि राजनीतिक चीज़ों में से जो भी चीज़ों का परिभाषाएं हैं वो सब कुछ इसका मतलब सटीक कोई परिभाषा है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इनका कहना था कि जो सटीक परिभाषा इसका दे दे वो ये क्या होगा, बहादुर होगा। और यह व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण है। और व्यक्ति और राज मतलब समझ रहे हैं, सरकार। व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में एक विचार, यानी कि व्यक्तियों और सरकार के बीच में जो संबंध है उसके बारे में जो विचार होता है वो है उदारवाद, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि उदारवाद मुक्त व्यापार को समर्थन करता है। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो उदारवाद होता है ना वो मुक्त व्यापार को समर्थन करता है। मुक्त व्यापार मतलब समझते हैं जिसमें कोई भी रोक टोक ना लगाए हो, ठीक है। मुक्त व्यापार मतलब आप व्यापार को अपने स्वतंत्रता रूप से कर सकते हैं। और इनकी खुलकर प्रशंसा भी करता है। कौन? आने उदारवाद कहता है कि मुक्त व्यापार अपनाया जाना चाहिए और इनका प्रशंसा भी करता है, ठीक है। यह उत्पादन के क्षेत्र में समर्थन करता है। उदारवाद जो होता है वो उत्पादन के क्षेत्र में भी क्या करता है, समर्थन करता है। और आयात और निर्यात के उत्पादकों सामानों को भी समर्थन व स्वतंत्रता प्रदान करता है। आयात और निर्यात मतलब आप लोग जानते हैं, आयात मतलब होता है जो बाहर देशों से हमारे देश में आएंगे सो, और निर्यात मतलब होता है जो हमारे देश से बाहर जाएंगे सो। तो बाहर से अंदर आने वाले सामान और अंदर से बाहर जाने वाले में भी उदारवाद लोग क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में भी यह बहुत ही समर्थन करता है। देखिए जो उदारवाद है ना वो राजनीतिक के क्षेत्र में भी बहुत सारा क्या करता है, समर्थन करता है। उदारवाद का मुख्य सिद्धांत, अब हम लोगों ने इसके परिभाषा देखा, इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानकारी को भी देखा। अब इनका हम क्या करेंगे, इनका मुख्य सिद्धांत को भी जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ मानवीय विवेक में आस्था। यानी उदारवाद लोग क्या था, आप लोग पहले से भी समझ चुके होंगे कि उदारवाद जो लोग थे वो मानव की स्वतंत्रता को क्या करते थे, समर्थन करते थे। यानी उदारवाद के लोग कहते थे व्यक्तियों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लोग हमेशा इनका सिद्धांत भी किस पे होगा, स्वतंत्रता पर इसका सिद्धांत होगा, ठीक है। और ये लोग मानव को मतलब हमेशा उचित स्थान देते हैं, ठीक है। तो मानवीय विवेक में आस्था, उदारवादी विचारधारा मानवीय विवेक में आस्था रखता है और इनके विचार इस बात पर विश्वास करते हैं कि मानव अपना दिमाग से सोचने व उनके अनुकूल करने में सक्षम होता है, इसलिए इसे उनके अनुकूल ही करने दिया जाना चाहिए। देखिए इनका कहना यह है उदारवादियों का कि जो मानव होता है ना वो कोई एक मतलब ये मन बुद्धि व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि इसके पास बुद्धि होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। और इनके पास कैसे क्या कौन सा काम कैसे करना चाहिए सब चीज़ों का इसके पास क्या होता है, विवेक होता है, सोचने समझने की शक्ति है। इसलिए मानव जो भी कुछ करता है ना उसके अनुकूल उसको किए, मतलब जो भी मानव कुछ करना चाहता है उसके अनुकूल उसको करने के लिए दिया जाना चाहिए। उसको किसी भी चीज़ों पर रोक टोक नहीं लगाया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मानव जो होता है ना वो एक विवेक प्राणी होता है, उसके पास सोचने समझने की क्षमता होती है, ठीक है। इसलिए उसको जो भी वो चाहता है उसको करने के लिए दिया जाना चाहिए, ऐसा बोलता है उदारवाद, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इतिहास तथा परंपराओं का विरोध। जो उदारवाद के लोग होते हैं ना वह इतिहासों को और परंपराओं को जो पिछले साल पूर्वज से चला आ रहा है उनका विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं, सो देखिए यहाँ पे उदारवादी विचारक मानवीय विवेक में विश्वास रखते हैं और किसी भी इतिहास या परंपराओं जो किसी भी अर्थ ना देता हो, जो बुद्धि संगत ना हो, उनका विरोध करते हैं, चाहे वह कितना भी पुराना इतिहास या परंपरा हो क्यों ना हो, ठीक है। मतलब ये है कि देखिए इन लोगों क्या करते हैं, मानव के विकास में मानव के विचार में विश्वास करते हैं और इतिहास में क्या हुआ है पहले प्लस में पहले से क्या क्या परंपराएं चलती आ रही है इस पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ विश्वास करेंगे लेकिन वो विश्वास करने वाली चीज़ रहेगा तो जो विश्वास करने लायक रहेगा उस पर विश्वास करते हैं। जो जैसे होता है ना अंधभक्त, हम लोग पूर्वज से चलते आ रहे कि एक पत्थर है उसको पूजा करना है, ठीक है। तो ऐसा उदारवाद लोग नहीं मानते हैं। अगर उनका विश्वास होगा कि हाँ पत्थर पर पूजा किया जाना चाहिए तभी विश्वास करेंगे, नहीं तो इन लोग विश्वास नहीं करेंगे। चाहे कोई इतिहास हो चाहे परंपरा हो उनको विश्वास नहीं करेंगे। अगर विश्वास करने लायक है उसका कोई तर्क निकल रहा है, ठीक है, उसका कोई अर्थ निकल रहा है तब विश्वास करते हैं, नहीं तो इन लोग विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट
मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास, ये लोग क्या करते हैं, मानवीय की स्वतंत्रता की धारणा में भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। उदारवादी विचारकों के अनुसार मानव जन्म से ही स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता उनकी प्राकृतिक व जन्मसिद्धि अधिकार है। मतलब यह है कि मानव पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, ऐसा वातावरण हो कि मानव अपने इच्छा अनुसार जीवन जी सके। उदारवादियों ने सदैव ही मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध किया है। ठीक है, मतलब इनका कहना है कि मानव को स्वतंत्रता हासिल होना चाहिए और किसी भी प्रकार का इस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदारवादियों ने शुरुआती से ही क्या किया है, जो भी स्वतंत्रता है उसका समर्थन किया और स्वतंत्रता के जो खिलाफ है उसका विरोध किया है। ठीक है। चौथा, व्यक्ति साध्य है तथा समाज और राज्य साधन है। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट चीज़ आया है, ऐसा क्वेश्चन आगे भी आने वाला है। ठीक है, देखिए इस टॉपिक्स में क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति साध्य है, व्यक्ति क्या है, साध्य है और समाज और राज्य साधन है। 2 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्ति साध्य है और समाज और राज्य मतलब आप सब लोग समझ रहे हैं सरकार। ठीक है, राज्य मतलब क्या होता है, सरकार। तो व्यक्ति साध्य है तथा समाज और राज्य साधन है। देखिए यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये हो गया कि उग्रवादियों का कहना है कि जो व्यक्ति है ना वह साध्य है और समाज तथा राज्य यानी सरकार एक साधन है, क्योंकि राज्य और समाज पर मानव नहीं टिका हुआ है। राज्य और समाज पर मानव नहीं टिका हुआ है, बल्कि मानव पर ही राज्य और समाज टिका हुआ है। देखिए साध्य का मतलब क्या होता है, साध्य का मतलब होता है जिनका लक्ष्य होता है, जो मानव का लक्ष्य होता है ना उसी को बोलते हैं साध्य। तो व्यक्ति की साध्य और ये यहाँ पे साधन क्या होता है, जो भी व्यक्ति अपना लक्ष्य बनाया है, ठीक है, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी तो तरीका को अपनाएगा ना, तो उन्हीं को बोला जाता है साधन। यानी कि व्यक्ति एक साध्य है, साध्य मतलब व्यक्ति एक लक्ष्य को देखने वाला प्राणी है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो अपने आप उसको पूरा थोड़ी नहीं हो जाएगा, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समाज को अपनाता है, अपना राज्य को अपनाता है। जैसे हम आगे विकास करना चाहते हैं, क्या हम बिना समाज का विकास कर पाएंगे, क्या हम बिना राज्य का विकास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो व्यक्ति एक साध्य है, मतलब एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों को देखता है और इनको इस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समाज व राज्य का सहायता लेता है। आने की साधन के रूप में किसको लेता है, वो समाज व राज्य को साधन के रूप में लेता है। जैसे हम लोग कहीं जाना होता है तो हम लोग गाड़ी को एक साधन के रूप में लेते हैं, वैसे हमें आगे बढ़ने के लिए समाज और राज्य के साधन के रूप में लेना पड़ता है। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो समाज और राज्य है ना वह व्यक्ति पर टिका हुआ, व्यक्ति समाज और राज्य पर टिका नहीं हुआ। अगर व्यक्ति आज चाहे ख़त्म करने के लिए तो समाज और राज्य को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि अगर व्यक्ति है तभी समाज और राज्य है। 5वां पॉइंट यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, समाज और राज्य का संगठन। 5वां पॉइंट में समाज और राज्य का संगठन। उग्रवाद का मानना है कि समाज और राज्य का गठन मानव ने अपने कुछ आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किया और मानव जब चाहे तब समाज और राज्य दोनों में संशोधन कर सकता है, क्योंकि जब मानव समाज व राज्य का निर्माण का अधिकार है तो संशोधन का भी अधिकार है। मतलब इनका कहना ये है कि जो समाज है, राज्य है, सरकार है, उनका जो बनाया गया संगठन किया गया है वो लोगों ने किया है, तो लोगों के पास ये अधिकार भी है कि समाज में और राज्य के में जो भी कुछ संशोधन करना चाहे, उतार बढ़ाव करना चाहे, वो आराम से कर सकता है, क्योंकि समाज और राज्य का जो गठन किया है वो कौन किया है, मानव ने ही किया है। 6, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। उदारवाद का मानना है कि मानव को जन्म से ही कुछ अधिकार मिला है, जिसे प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है, और इस अधिकार का देखभाल के लिए समाज व राज्य का निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ पे इनका कहना ये है कि जो मानव जन्म से ही मानव को कुछ अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है, जिसको प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है, और इस अधिकार को संभालने के लिए, आगे विकास करने के लिए ही समाज व राज्य जैसा चीज़ों को बनाया जाता है, ताकि हमारा अधिकार बना रहे और हर एक लोगों को अधिकार मिलता रहे, एक समान अधिकार मिलता रहे। ठीक है, उसका 6वां पॉइंट में देख सकते हैं, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। ये तो हो गया हमारा ना, हाँ 6वां पॉइंट 2 बार लिखा चुका है। ठीक है, 7वां, धर्मनिरपेक्ष राज्य में विश्वास। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, जैसे हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत में कभी ये नहीं कहा गया कि हिंदू ही लोग रह सकते हैं, मुसलमान ही लोग रह सकते हैं, या तो सिख ईसाई लोग ही रह सकते हैं। नहीं, हमारा हिंदू जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर एक लोगों की जाति आज़ादी से रह सकते हैं। ठीक है, तो इन लोग भी उसी पर विश्वास करते हैं। इनके विचारक धर्मनिरपेक्ष पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि किसी भी देश में किसी भी धर्म पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
तथा राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा ना दे, अर्थात सभी को एक समान बढ़ावा मिलना चाहिए। हम इनका उदाहरण भारत को ले सकते हैं। ठीक है, 8वां पॉइंट देख सकते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, बट मैं बता देता हूँ, भाई साहब को लिख लेना। ठीक है, टाइम बहुत कम था, मैंने बहुत जल्दी इसको लिखने का प्रयास किया है। 8वां पॉइंट है लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। देखिए आने के लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग बनाना है आपको, लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन, और यहाँ पे आपको लिखना है कि उग्रवादी के जो लोग होते हैं ना, वह लोकतांत्रिक पद्धति को समर्थन करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि मानव को बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होना चाहिए। मानव को जो भी अधिकार है, उस अधिकार पाने के लिए अगर मानव कुछ भी करता है तो उनको वो अधिकार है। ठीक है, मानव जो चाहे वह कर सकता है, जो भी उसको अधिकार प्राप्त है उसके अंदर में रह करके मानव जो चाहे वह कर सकता है। और मानव को बचपन से ही यानी कि जन्म से ही क्या किया, उन्हें एक स्वतंत्रता मिला है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है कि लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन, यानी कि उग्रवादी के जो लोग होते हैं वह लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करते हैं, ना कि राजा के शासन को पसंद करते हैं। ठीक है, बल्कि ये क्या करते हैं, लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हर एक मानव के पास अपना वोट देने का अधिकार है। वह चाहे जिस भी शासन को, जिस भी राज्य को, यानी कि सरकार को वोट देना चाहे वो आराम से दे सकता है। हर एक व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार है कि वह अपना सरकार अपने मुताबिक चुन सकता है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास। देखिए उग्रवादी के जो लोग होते हैं ना, वह अंतर्राष्ट्रीय और विश्व के शांति में विश्वास रखते हैं। ठीक है, यानी कि जो उग्रवाद के लोग होते हैं ना, वह अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास रखते हैं। ठीक है, और जितने भी सारे जहाँ तक इन लोगों का प्रयास होता है वो लोग क्या करते हैं, शांति करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 पॉइंट। कोई ज़रूर नहीं कि एग्जाम में 9 पॉइंट का 9 पॉइंट आपको लिखना ही है। ठीक है, जितना पॉइंट आपको याद होता है आप लोग आराम से लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट देने का प्रयास किया है। निष्कर्ष आपको लिखना है। निष्कर्ष क्या होता है कि जो उग्रवाद के परिभाषा और उग्रवाद का सिद्धांत है उसके बारे में आप लोगों ने पूरा क्या समझा उसको 4-5 लाइन में बता देना, ताकि एग्जामिनर पढ़े और उसको समझ में आ जाए हाँ कि इस पूरे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यानी पूरा में आपने क्या अभी तक पढ़ा उसके बारे में छोटा सा एक लाइन में आपको बता देना होता है। ठीक है, तो उग्रवाद की प्रमुख मान्यता यह है कि वह स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्म अधिकार है। यानी उग्रवाद लोग क्या कहते हैं कि जो स्वतंत्रता वह व्यक्ति का जन्म अधिकार है और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। और यह व्यक्ति की क्या करती है, स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इनका मानना है कि मनुष्य अपने दिमाग बुद्धि के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। वह जो चाहे वह अपना कार्य कर सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल वह जन्म से ही स्वतंत्र है और यह स्वतंत्र उनका प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, प्राकृतिक स्वतंत्रता है इनका। तो ये था वीडियो दोस्तों, एक और वीडियो आएगा, आज ही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।